दोस्तों, पाकिस्तान के सॉल्यूशंस की एक सीरीज़ जो शुरू की थी, उसके बीच पे सीरीज़ को रोक के ये एक अहम वीडियो जो पाकिस्तान के शायद इस वक्त सबसे सख्त तरीन मौजू पे है, क्योंकि ये वजह है पाकिस्तान के आज की जो हालात हैं, जिस तबाही में, जिस दलदल में हम जा चुके हैं, ये वो रीज़न है। तो ये चूँकि इशू बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म इशू है, गर्मा गर्म बहसें चल रही हैं हर लेवल पे, तो सोचा कि वो इसको एक दफ़ा देख लिया जाए, आम आदमी इसको समझाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तानियों, बिजली के जो बिल है ना, इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और आपको ये भी समझना चाहिए कि उसमें से कितनी हैं जो आपके ज़िम्मा हैं, जेन्युइनली असल में कितनी आपके ज़िम्मे हैं। मिसाल ले जाएं एक चीज़ की, एक प्रोडक्ट की, जो सोचें कि 5 रुपए की है, उसकी कीमत है चीज़ की 5 रुपए। बिजली का यूनिट समझें या एक रोटी या कुछ भी समझ लें, उस चीज़ की कीमत है 5 रुपए। जब आईपीपीज आए तो इन्होंने एकदम इसमें जमा कर लिए 25 रुपए अपने। कैसे किए हम वो भी अभी देखेंगे। टोटल हो गए 30 रुपए। अब चूंकि अपने टशन पूरे करने थे, ख़जाना खाली है, तो हम अपनी जेब में से तो नहीं देंगे। फिर हुकूमत ने अपने टैक्सों के 25 रुपए भी डाल दिए। पहले आईपीपीज ने 25 डाले, फिर हुकूमत ने। तो जो चीज़ हमारी 5 रुपए वाली थी, हमें वो 55 रुपए की ख़रीदनी है। ये वो बिजली का यूनिट था जिसमें पहले इजाफा किया आईपीपीज ने, फिर हुकूमत ने। अब दोनों को ही हमसे कोई साहूकार नहीं, दोनों का शायद हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये क्या दोनों हमसे अलग हैं, ये भी हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। आईपीपीज कौन है? एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ऑनलाइन पड़ी हुई, सर्च करेंगे फ़ौरन आ जाएगी। शायद इसी तरह की आए, थोड़े लाइनों के रंग फ़र्क हों, लेकिन आपको पता लगेगा कि इसमें कौन कौन है। ये वो नहीं है कि बाहर से कोई आया, कोई जालिम आया, इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया उसने, हलाकू खान की तरह, चंगेज़ खान की तरह, या किसी और जालिम की तरह। ये इसराइली नहीं है जो यहाँ पे आए और हम पे जुल्म करना शुरू कर दिया। 50 रुपए की चीज़ हमें 55 की दे रहे हैं। देखते जाएं नाम ज़रा, गौर से पढ़ते जाएं। एंग्रो, क्रेस्ट, जेनियोड पावर, आपको बाहर वाले चंद एक ही नज़र आएंगे, जैसे चाइना पावर, फातिमा एनर्जी देखें, आपको गैर नहीं लग रहा? यहाँ पे देख लें इस लिस्ट में, गुल अहमद विंड पावर, गल्फ पावर जन, हबीबुल्ला कोस्टल पावर, हमजा शुगर मिल्स, हमजा शुगर मिल्स। फिर यहाँ पे देख लें जापान पावर जनरेशन, JDW शुगर मिल्स। तो तरीन साहब की कंपनी का क्या नाम था, जहन में नहीं आ रहा। शायद ऐसा था, शायद फ़र्क हो सकता है ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर, मास्टर विंड, मेट्रो पावर, नारोवाल एनर्जी, निशात चूनिया, निशात पावर लिमिटेड, ओरिएंट पावर। वो गैर नहीं लग रहे, अनदेखे नाम नहीं लग रहे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी है, कायद आज़म के नाम पे भी है सोलर पावर, थर्मल पावर भी है उनके नाम पे, सबा पावर कंपनी भी है, सैफ पावर, सफ़ायर इलेक्ट्रिक कंपनी भी है। गैर नहीं लग रहे नाम ना। सफ़ायर विंड पावर और भी है भाई एक, वाह वाह। तनवीर ईरान, थल, हब पावर, थ्री गॉर्जेस,
ट्राइकॉन बोस्टन, ट्राइकॉन के नाम पे तो एक बिल्डिंग भी देखी थी लाहौर में कभी। खैर, शायद ये वही हैं या और लोग हैं, लेकिन दोस्तों 90 कंपनी। दोस्तों, एजुकेशन या तालीम के महकमे की मिसाल एक लें। एक हमारा ड्राइवर था, उसे सुना था कि 60s में शायद वो पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि हम लाहौर से कहीं गए वाले साहब के साथ, पता नहीं कौन से सूबे में, तो वहाँ पे जो किताब थी वो भी वही थी जो यहाँ पे थी। तो बच्चे जो वहाँ के थे उनके साथ मिल के बैठे, पढ़ी, देखी, देखा, आपस में खेले, कौन ज़्यादा याद करता है, फ़लाँ फ़लाँ। एक ही सिस्टम था तालीम का, सबकी एक ही जैसी थी। फिर क्या होता है, उसको ख़राब कर दिया जाता है। जैसे एजुकेशन, कहा गया कि हम नहीं दे सकते सारे मुल्क को, जो बेसिक राइट है, जो एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है एक आम पाकिस्तानी की, वो हुकूमत पाकिस्तान की कहती है हम नहीं दे सकते। फिर वो प्राइवेट सेक्टर को कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन्जॉय करो। वो भाई, तुम लोग तो भेज रहे हो 5 रुपए की सरकारी फ़ीस, जो उस वक्त शायद 5 रुपए 1 पैसे 50 पैसे इस तरह थी, जो शायद आज 100 रुपए हो सरकारी स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है प्राइवेट स्कूल में। तो स्कूलों की मिसाल इसलिए दी कि आपको आसानी से समझ आए कि जब ये शो किया हुकूमत ने कि हम सरकारी तौर पे ये मैनेज नहीं कर पा रहे, आ जाओ, तो वो आए। लेकिन उन्होंने क्या उसी तरीके से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की? नहीं। उन स्कूलों की फ़ीस, आज आप एक गरीब का बच्चा उस बड़े किसी स्कूल के सामने से भी नहीं गुजरता, डर के मारे कि यार ये मेरे कपड़े देख के बातें ना करें मुझे। इतना प्रोटोकॉल है। जिनको हम समझते हैं ना वो ग्रुप, वो बड़े बड़ी पुरानी स्कूल बिजनेसेस हैं जो बड़ा एक्सपर्ट हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। महंगी तालीम हमें लगती ही वीआईपी चीज़ है। महंगे स्कूल में पढ़ने वाले हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है हमें। तो इसी तरह बिजली के महकमा या बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत थी आवाम की, उसमें भी यही किया गया कि जी हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्राइवेट वालों। वो मुल्क जिसके अंदर दरिया हैं, नहरें हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों से गिरते हुए झरनों का पानी है, जब गर्मियाँ आती हैं तो कितना पानी, बर्फ़ पिघलती है और पानी नीचे आता है। वो मुल्क जहाँ पे कई डैम्स, दुनिया के बड़े डैम्स पहले से हैं, जहाँ पे विंड पावर, अगर आप हवा से बनने वाली बिजली है वो लगानी चाहें तो बड़ी गुंजाइश है आपके पास। जहाँ पे बिजली से बनने वाली यानी कि सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहें तो बड़ी गुंजाइश है। आप ये गर्मियों का मौसम देखें, सूरज तबाही निकाल देता है। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया में जिस वक्त सूरज सुबह निकलता है ना, जब सूरज सुबह निकलता है पूरी दुनिया में और वो इतनी एनर्जी फैलाता है एक ही दफ़ा में, तो वो एनर्जी जो सुबह एक दफ़ा 20 मिनट की एनर्जी है, वो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट को कितने अरसे के लिए पूरा कर सकती है अगर वो स्टोर कर ली जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस गर्मियों के मौसम में सूरज हमें क्या गिफ्ट दे रहा है। हम गर्मी से चीख तो रहे हैं, लेकिन अगर सोलर पावर बनाई जाए, सोलर के साथ एनर्जी मैनेज की जाए, अच्छे तरीके से की जाए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। एक वीडियो है इंडिया की, सोलर पावर में इंडिया ने क्या क्या किया है, वो ज़रा देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो अगले 2030 में क्या करने जा रहा है, कितनी एनर्जी वो उससे बनाएगा और उससे क्या क्या करेगा। तो फिर इसी तरह जिस तरह एजुकेशन के महकमे को या एजुकेशन सेक्टर को कहें कि एक डेड एंड की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पे आगे से हाथ उठा दिए जाते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्राइवेट वालों, एंजॉय करो। जो हम तालीम दे रहे थे गरीब को भी, अमीर को भी, और चंद रुपयों की, आओ एंजॉय करो और चीज़ें बेचो अपनी मर्ज़ी से। एजुकेशन में क्या हो रहा है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बिजली के केस में क्या तबाही मचाई जा रही है, वो आगे। लेकिन ये पहले देख लें कि किस किस ने ज़्यादा मचाई है, कैसे मचाई है।
एक रिपोर्ट देखी तो उसमें जनाब पता लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदार है शरीफ फैमिली, जो कहती है कि हम 40-45 साल से इस मुल्क की खिदमत करने आते हैं। तो दोस्तों, जिस साल वो नहीं आते या जो 5 साल उनके नहीं होते हुकूमत के, वो उस वक़्त भी इस घी में हाथ डुबोए हुए होते हैं। घी वाले जिस पे से घी, खालिस घी के कतरे गिर रहे हों, वो पराठे वो खा रहे होते हैं उस वक़्त भी जब वो हुकूमत में नहीं होते, या उस वक़्त भी जब वो जद्दा भाग चुके होते हैं, या उस वक़्त भी जब वो लंदन में आराम फरमा रहे होते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ ये उनकी जो पार्टी है, क्यों क्या होता है कि जब आप गलत करते हैं ना तो फिर आप नीचे वाले को भी नहीं रोक पाते, तो फिर आपकी पार्टी के लोग कहते हैं सर जी साड़ी वारी भी आन दो, तो फिर कहते हैं आओ जी तुसी भी आ जाओ। तो नून लीग के जो पार्टी के और लोग हैं उनका भी 16% इसमें इजारादारी है इस बिजली वाले काम में। फिर ये साहब कैसे पीछे रहते हैं, जरदारी साहब, इन्होंने भी एक बड़ा हिस्सा संभाल रखा है, यानी कि 16%। जब ये कर रहे थे तो फिर ये इनकी पार्टी के लोगों ने इनको कहा कि सर जरदारी साहब पीछे हट जाएं, साड़ी भी वारी आन दो, हाली तुसी तो ना इंजॉय करी जाओ। इन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो भी आए और 8% हिस्सा संभाल लिया। प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान का जो जस्ट 7%। ये जो प्राइवेट नाम आपने सुने कंपनियों के जो बड़े मशहूर, हमारे बच्चे समझते हैं कि बिज़नेस टाइकून्स है और बड़ी मेहनत से रतन टाटा की तरह, और वो जो रिलायंस ग्रुप वाला है उसकी तरह ये लोग इधर ऊपर आए हैं। तो ये देखो जनाब, इस वजह से वो ऊपर आए हैं। आईपीपीज़ में हिस्से हैं उनके, और बहुत सारे हैं, बाहर के मुल्क भी हैं, चाइना भी है, कतर भी है। लेकिन जो बड़े हिस्सेदार हैं इस लूट मार के सिस्टम के अंदर, वो देख लो टॉप पे कौन है, वो देख लो टॉप पे कौन है। ये स्लाइड चली जाएगी पाकिस्तानियों। ये जो रो रहे हो ना, कोई टीवी पे इंटरव्यू देखा, कोई कह रहा है मैं खुदकुशी करने का दिल कर रहा है, कोई कह रहा है मैंने अपनी पिछले महीने बाइक बेची थी, पता नहीं इस महीने क्या बेचूंगा। और ये भी सुना ARY पे एक रिपोर्ट चल रही थी कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया इस बिजली के बिल के पीछे। 20,000 बिल आ गया था उनका। वो सब देख लें, उनकी फैमिलीज़ देख लें, कौन कौन हैं इसके अंदर। हम समझते हैं IPPs नाम इंग्लिश में है तो गोरे होंगे, इसराइली आए होंगे इस मुल्क में आवाम को लूटने। नहीं यार, देखो कौन कौन है। ये स्लाइड की फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे साथ ये जो हो रहा है कौन कौन कर रहा है। और इसमें वो भी हैं जो हमारे से बड़ी मोहब्बत के दावे करने वाले लोग हैं। आपने वो नाम देखे हैं ना 90, दोबारा देखना, पता लगेगा आपको कौन कौन है। असल में ये कहानी शुरू हुई थी कि एक टास्क फोर्स बनाई गई, ड्रामा वही जिस तरह एजुकेशन में था कि जी हम नहीं कर सकते ज़रूरियात पूरी तो इस पर क्या किया जाए। उसने जनाब एक पॉलिसी बनाई, ये 1994 के टाइम पे। ये लिंक जो है वो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी था, इस लिंक पे जाएंगे, ये PDF फाइल आएगी जिसमें सारा कुछ आपको नज़र आएगा। ये मैंने नहीं कहा, उस फाइल में लिखा हुआ। द पावर पॉलिसी वॉज हाईली सक्सेसफुल इन दैट इट अट्रैक्टेड सब्सटैंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान पावर सेक्टर। कि इस पॉलिसी ने बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया पावर सेक्टर में, यानी कि बिजली बनाने के लिए बाहर से लोग आएँ, इस मुल्क में पैसा लगाएं। बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी बनाई। However, policy also generated a great deal of controversy in which the independent power producers were accused of using illegal means to secure lucrative contracts. लेकिन जनाब साथ ही ये भी हुआ कि इसके ऊपर लान तान भी शुरू हुई और कहा गया कि ये जो बिजली बनाने वाले हैं, इन लोगों ने गलत तरीके से बड़े गलत कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप का अपना पैसा, या जो रिटर्न, जो इनको मुनाफा, जो इनकी जवाब में इन्वेस्टमेंट लाने के बाद, पैसा लगाने के बाद जो इन्होंने कमाई करनी थी, वो किस घटिया तरीके से इतनी बढ़ाई गई है, वो भी चीज़ें बड़ी डिस्कस हुई। दिस पेपर अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द कंट्रोवर्सीज एंड इश्यूज दैट सराउंडेड द पॉलिसी। ये पेपर जिसको मैंने देखा ऑनलाइन, जिसको आप भी देखें, मैं लिंक शेयर करूँगा, वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सीज या जो लान तान थी और इश्यूज थे जिन्होंने इस पॉलिसी को घेरे रखा, ये वो कवर करेगा।
We conclude that, like most policy making processes in Pakistan, the power policies are designed with little or no input from relevant stakeholders. वो कहते हैं कि हमने ये नतीजा निकाला कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हुकूमत की बनती हैं जिसमें अक्सर औकात या तो बिल्कुल नहीं लिया जाता इनपुट या उनसे डिस्कशन नहीं की जाती असल स्टेक होल्डर से। किससे? भाई इस बिजली के सेक्टर में तो आवाम है ना, आवाम से पढ़े लिखे लोग लेते, वो कहते बताते आपको कि कैसे बिजली बनाओ, क्या क्या रेट होना चाहिए, कितना रेट होना चाहिए, कितना आप मुनाफा कमाएं, कितना मुनाफा जायज़ है, कितना रगड़ा लगाएं, कितना बेड़ा गर्क करें इस कौम का। इन लोगों से भी पूछ लेते भाई। वो कहते हैं या तो बिल्कुल नहीं पूछा गया या बहुत थोड़ा पूछा गया। जिनसे पूछा गया वो हमें नज़र आ रहा है। तो हम खुद पाकिस्तानी आज कह सकते हैं कि हम में से तो किसी से नहीं पूछा गया। वी सजेस्ट दैट द वे फॉरवर्ड लाइज इन स्ट्रेंथनिंग इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन इन द कंट्री। और वो रिपोर्ट बनाने वाले ये कहते हैं कि हम सजेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, जो इस पे कवानीन होते हैं, जो इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको मजबूत किया जाना चाहिए था। एम्पावरिंग सिविल सोसाइटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग वापडा, वापडा को स्ट्रॉन्ग किया जाता, डिज़ाइन उसका चेंज किया जाता, रीस्ट्रक्चर किया जाता, ठीक किया जाता, तो ऐसी चीज़ें ना होती। इसी पेपर का ना एक और पेज मैंने पकड़ा, उसको शेयर कर रहा हूँ आपसे। वापडा एंड द कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन ओन्ड ऑल पावर जनरेटिंग प्लांट्स इन पाकिस्तान अप टिल द मिड 80s। वापडा और KESC के पास 1980 तक मेजॉरिटी जो पावर प्लांट थे बिजली बनाने वाले पाकिस्तान के, सारे इन्हीं के थे। 1985 में पैसे कम थे तो गवर्नमेंट ने वापडा की सपोर्ट कम कर दी, बंद कर दी, ख़त्म कर दी। However, since the country's energy demands were continuing to grow, चूँकि लोगों में, पाकिस्तान में बिजली की डिमांड बढ़ रही थी, एक लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी बनाई गई विद वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट के साथ, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट के साथ, जो हमारा बहुत खैर ख्वाह है, बहुत खैर ख्वाह है, बहुत खैर ख्वाह है, जिसने इनकरेज किया प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए। अब उसका एक और पेज मैंने उठाया वहाँ से। द फाउंडिंग ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड PPIB accompanied द पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। उसने जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन थी या उसको लागू करना था पॉलिसी को, उसमें उसने हिस्सा डाल दिया, ज्वाइन कर लिया। 1994 पॉलिसी ऑफर सेवरल कंसेशंस इंक्लूडिंग मैनी फिस्कल इंसेंटिव्स। जो 1994 की ये पॉलिसी थी, उसने ऑफ़र किए बहुत सारी फेवर्स, जायज़ थी नाजायज़ थी, वो पाकिस्तानियों आप जानोगे बहुत जल्द, हो सकता है बहुत जान गए हो। जैसे लो टैक्सेस और ड्यूटीज़ और फीस होंगी, क्या हमें ये फेवरें मिलती हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंश्योरेंस बाय द स्टेट बैंक, डीलें होंगी डॉलर में, कोई कटा खुल जाए तो स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा, कोई मसला नहीं होगा इन लोगों को, चाहे डॉलर में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। सिक्योरिटी पैकेज दिए गए। द पॉलिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वॉज इट्स बल्क पावर टैरिफ विच वॉज कैलकुलेटेड एज्यूमिंग अ 60% कैपेसिटी फैक्टर। इसका जो सबसे अहम फैक्टर था वो था बल्क पावर टैरिफ। एक ही दफ़ा डील, रेट के ऊपर नहीं, कैसे? कैपेसिटी फैक्टर के ऊपर, कैपेसिटी फैक्टर के ऊपर। ये टैरिफ जो था, इसके दो हिस्से थे। एक, कैपेसिटी पेमेंट हैज़ टू बी पेड बाय वापडा एवरी मंथ। वापडा ने कैपेसिटी पेमेंट हर महीने करनी है, whether or not it actually receives any electricity from IPP that month। वो IPP से बिजली लेता है सच में या नहीं लेता, उसको कैपेसिटी पेमेंट हर महीने वापडा को करनी है, चाहे पाकिस्तानियों को फाड़ के करनी पड़े, चीर के करनी पड़े, टैक्स लगा के करनी पड़े, पाकिस्तानी के बच्चों के रोटी छीन के करनी पड़े, पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर से जिस्मों से कपड़े उतार के करनी पड़े, वो पेमेंट की जाएगी हर महीने, बिजली लें या ना लें।
इट इंक्लूड्स द फिक्स कॉस्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस फलां फलां, जिसके अंदर और उन्होंने फिर खाना पूरी करने के लिए हमारी ये कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट भी है। द एनर्जी पेमेंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परचेज्ड, इट अकाउंट्स फॉर द वेरिएबल कॉस्ट। द एनर्जी पेमेंट जो है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परचेज्ड, जितनी बिजली आपने खरीदी और बिजली खरीदी गई कैपेसिटी पे, यूनिट पे नहीं। इसमें वेरिएबल कॉस्ट का खाता डाल दिया गया ड्रामेबाजियों के लिए। वो ये चीज़ें हैं, यूजेज ऑफ फ्यूल, वेरिएबल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फलां फलां। फ्यूल भी आपको पता है दोस्तों सब्सिडी रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे था। अच्छा, अब उसी के अंदर ये डिफरेंट चार्ट बनाया हुआ है जिसमें बिजली के यूनिट की या जो भी चीज़ लेनी थी उसकी कॉस्ट निकाली गई। एनर्जी प्राइस पर PKR पर किलोवाट आवर में, फ्यूल, फिर वेरिएबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वो सबसे ऊपर फ्यूल की कॉस्ट है, पेट्रोल या जो भी उन्होंने डीजल ला के बिजली बनानी जिस तरह। फिर नीचे जनाब कैपेसिटी प्राइस, असल कहानी ये है। एस्केलेबल कंपोनेंट नीचे है, नॉन एस्केलेबल कंपोनेंट, डेब्ट सर्विसिंग, फॉरेन एक्सचेंज, रिस्क इंश्योरेंस। अगर हम किसी दुकानदार को कहें कि यार मैं महीने का खर्चा अपनी ग्रॉसरी लूँगा, महीने का सामान लूँगा घर का, रोज़मर्रा की जो आटा, दालें, चावल, सब कुछ, और मैं तुम्हें महीने की पेमेंट कर दिया करूँगा। अब दुकानदार कहता है जी ठीक है, हो जाएगी। महीने बाद जब वो आदमी हिसाब करने जाता है तो दुकानदार कहता है कि यार इस महीने आपकी फैमिली ने, आपके बीवी बच्चों ने जो सामान ख़रीदा उसके पैसे हैं 7,750 रुपये। तो वो जो वालिद है, जो घर का सरबरा है, वो 7,750 रुपये की पेमेंट कर देगा, पैसे दे देगा दुकानदार को। लेकिन दोस्तों क्या ये मुमकिन है कि वो दुकानदार उसको कहे कि मेरी ये जो दुकान है इसके अंदर 1,00,000 रुपए का सौदा आ सकता है, मेरी इस दुकान के अंदर 1,00,000 का सौदा आ सकता है, लाओ 1,00,000 रुपया दो मुझे इस महीने का। अगर वो ये कहे तो वो जो घर का सरबराह है उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारेगा कि भाई मैंने सौदा खरीदा 7,750 रुपये का, तेरी दुकान के अंदर 1,00,000 का सौदा आ सकता है या 20,00,000 का, वो तुम भाड़ में जाओ, वो तो तुम्हारा मसला, तुम 1,00,000 का डालो या 20,00,000 का डालो। तो वो आगे से तिड़ जाए कि नहीं नहीं भाई, ये देखो, ये जो तुम्हारे वालिद साहब मेरे से मुआहदा करके गए थे वो तो ये था कि इस दुकान में जितना सौदा आ सकेगा तुम उसके पैसे दिया करेगा मेरा बेटा, और अब तुम ये पैसे दो क्योंकि हुकूमत मेरे बाप की आ गई है, क्योंकि इदारे मेरे बाप के आ गए हैं। अब वो कहेगा कि भाई ये जो सामान पड़ा हुआ ये कितने का पड़ा हुआ है? तो वो दुकानदार आगे से कहता है ये जो सामान पड़ा हुआ है ना मेरी दुकान में, ये पड़ा हुआ है 65,000 रुपये का। तो वो कहेगा कि भाई तुम मेरे से 7,750 रुपये, जो असल में मैंने जो सामान ख़रीदा है, मैंने जो सौदा ख़रीदा है इस महीने वो 7,750 रुपये का ख़रीदा है, तुम वो नहीं मेरे से ले रहे। तुम्हारी जो दुकान के अंदर सारा सामान सौदा पड़ा हुआ है 65,000 का, तुम वो भी नहीं मुझे दे रहे कि ठीक है ये उठाओ सारा और ले जाओ, मुझे 65,000 दे दो। तुम कह रहे हो मेरी दुकान में इतना आ सकता है, तुम वो मेरे से पैसे मांग रहे हो और साथ में बदमाशी कर रहे हो कि हुकूमत तुम्हारे बाप की है। इसलिए पाकिस्तानियों ये हो रहा है हमारे साथ। मैंने सौदा ख़रीदा है 7,750 रुपये का पूरे महीने में, मेरे घर वालों ने, मेरी बीवी बच्चों ने, और वो इस्तेमाल किया है, असल में इस्तेमाल किया है। इसके पास जो रसीदें हैं बंदे के पास जिसपे मेरी बीवी या मेरे बच्चे के साइन हैं या अंगूठे लगे हुए हैं, वो 7,750 की ही हैं। ये मुझे आगे से दिखा रहा है मेरे जो वालिद साहब ने, जो मुझे पता ही नहीं है, एक कागज़ पे साइन हुए हुए हैं, वो पता नहीं किसके हैं,
और उस पर लिखा हुआ है कि दुकान की जितनी कैपेसिटी है उतना सौदा हम तुम्हें हर महीने उसके पैसे देंगे। क्या मुमकिन है ऐसा पाकिस्तानियों, कोई दुकानदार कोई बिजनेस वाला ऐसा पैसे ले सकता है किसी से कि जी मेरी दुकान में जितना सामान आता है उतने लूँगा, 7,750 जितना तुम्हारी बच्चों ने असल में खाया मेरे से वो नहीं लूँगा। इंतहा ये कि दुकान में जो सामान पड़ा है वो भी 65,000 का या 50,000 का, वो भी नहीं। कह रहे कैपेसिटी चूँकि इतनी है तो इतना लूँगा। कोई ऐसी दुकानदार की डील हो सकती है कहीं पे पूरी दुनिया में? कोई कर सकती है पागल कौम? कोई गलीज तरीन हुकूमत भी अपनी आवाम के साथ ये डील या एग्रीमेंट या मुआहदा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। लेकिन हमारे मुल्क में हुआ है ऐसा मुआहदा। ये थी कैपेसिटी पेमेंट। फिर पाकिस्तानियों जब ये पॉलिसी आई ना तो इतनी ज़बरदस्त थी कि दूर वाले बाहर वालों के लिए थी बेसिकली कि बाहर की दुनिया से पैसा लाया जाए, लेकिन हमारे अपनों को इतनी अट्रैक्टिव इतनी घटिया चूंकि थी, जिसमें लूट मार इतनी थी, हमारे अपने ही ज़्यादा आ गए। जिसमें आपने देख लिया कि शरीफ बरदरान या शरीफ फैमिली कितने ज़्यादा शेयर होल्डर है, जरदारी फैमिली कितनी बड़ी शेयर होल्डर है। बाहर वाले तो 7% रह गए हैं 100 में से। ये लिखा हुआ है उसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, मैनी फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर डिसाइडेड टू बिल्ड पावर प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू। बहुत सारे फॉरेनर और पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले लोकल्स ने डिसाइड किया कि भाई ये तो सोने की लंका है, इधर आओ पैसे लगाओ। एज 1994 पावर पॉलिसी ऑफर्ड अ टैरिफ एंड कंसेशंस दैट वर अट्रैक्टिव। जो बड़े अट्रैक्टिव थे, जो डील या एग्रीमेंट इतनी उसकी जो शिकें थी ज़बरदस्त थी कि सारे ने कहा आ जाओ लुट लो खा जाओ, जितना लुट सकते हो लुटो, टाइम आ गया जे, आ जाओ सारे आ जाओ। फिर एक और उसका मैंने कॉपी किया, उसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ है पाकिस्तानियों। ये लिखा हुआ है दैट द टैरिफ वाज टू बी पेड इन US डॉलर रादर देन इन रुपीज वाज अनदर बर्डन ऑन वापडा। एक और कैपेसिटी पेमेंट, और जो पेमेंट होगी वो डॉलर में होगी, जो पेमेंट होगी वो डॉलर में होगी। सोचो पाकिस्तानियों, अब मैंने अगर उनको $10 देने हैं, मैंने अगर उनको $10 देने हैं तो ये पढ़ो ज़रा पाकिस्तानियों एक लाइन, सेकंड रेड लाइन, दूसरे नंबर पे जो लाल लाइन है, द US डॉलर वॉज वर्थ अबाउट PKR 30 व्हेन द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। जब ये पॉलिसी 94 में आई तो US डॉलर था 30 रुपए का पाकिस्तानियों, आज वही डॉलर है 300 रुपए का। तो सोचो मेरी पेमेंट कितनी 10 गुना तो सिर्फ डॉलर के ऊपर चली गई है यार ऊपर। अगर उस वक्त मैंने $10 इनको देने थे तो उस वक्त मैंने इनको देने थे 30 ज़रब 10 यानी कि 300 रुपये 1994 में। आज अगर मैंने इनको $10 देने हैं तो मैं अपने पाकिस्तान के 3,000 रुपये इनको दूंगा, तब जाके ये ठंडे होंगे। उस वक्त 1994 में मैंने 30 रुपये के $1 था, तब उस तरह पेमेंट देनी थी। आज इन्होंने जो मेरे से ड्रामा किया, जो शिक डाली कि डॉलर में पेमेंट होगी, तो आज मैं जो लुट रहा हूँ, मेरी आवाम पिस रही है, उसकी एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि डॉलर में पेमेंट है। समझें? और फिर ऊपर से फर्नेस ऑयल, जो बाहर से जो जब ऑयल आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, जो इनका रॉ मटेरियल वाला ऑयल आता है, उसकी जब कीमत बढ़ती है फिर वो अलग मुसीबत है। ये देख लें, जिसमें टैक्स पड़ जाता है, टैक्स बढ़ जाता है, PSO मोनोपोली है, जितने का मर्जी बेचे। तो फिर इसमें दोबारा लिखा हुआ गारंटीड कैपेसिटी पेमेंट वाज अनदर हेवीली क्रिटिसाइज्ड एलिमेंट ऑफ टैरिफ। एक सबसे बड़ी मुसीबत थी US डॉलर की पेमेंट और दूसरी थी कैपेसिटी पेमेंट। कि दुकानदार जो आपको सौदा दे रहा है, जो आपने सौदा उससे लिया, आपके घर वालों ने खाए दाल चावल, वो थे 7,750 रुपये के, लेकिन वो दुकानदार कहता है मैं 1,00,000 रुपया लूँगा क्योंकि मेरी दुकान के अंदर सामान जो था दाल चावल रखने की कैपेसिटी वो 1,00,000 की है। और उससे जब पूछे हो कि आपके दुकान में अभी सामान कितने का है, वो कहेगा 65,000 का पड़ा हुआ। वो 65,000 भी नहीं मांग रहा कि सारा उठाओ ले जाओ मुझे 65 दे दो, वो कह रहा है जनाब कैपेसिटी 1,00,000 की है तो वो दो। मतलब इतनी बड़ी बेशर्मी यार। इस मुल्क में कोई इदारे नहीं है इनको पूछने वाले, तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। तो टैक्स फेवर्स, ये सारी फेवर्स मिली IPPs को। आज आप अपना बिल देख लो, उसमें कितने टैक्स हैं, तो आपको पता लगेगा कि यह हुकूमत किसकी सगी है, उन IPPs की
क्योंकि ये हुकूमत वाले सारे उसमें खुद हैं या आपकी, जो उनका कोई कुछ नहीं लगता। अब वो जो हम दुकानदार की बात कर रहे थे ना, जो कहता है कि मेरी दुकान में लाख रुपए का सौदा आ सकता है, ये वो थी एग्रीमेंट, डील हुई 45,000 मेगावाट की। 2015 में जो एक रिपोर्ट मैंने देखी, 2015 में हमारा पाकिस्तान का पूरे का यूजेज था 13,000 मेगावाट। ठीक है, 13,000 मेगावाट बिजली चाहिए थी, लेकिन हम 94 में मुआहदा कर चुके हैं 45,000 मेगावाट का। अब उस दुकानदार की मिसाल यहाँ पे आपको बताऊं कि वो जो दुकानदार था वो कहता है मेरी दुकान में बिजली आ सकती है 45,000 मेगावाट। आपकी फैमिली ने यूज़ किए हैं 13,000 मेगावाट। ठीक है, आपकी फैमिली ने यूज़ किए हैं 13,000 मेगावाट। वो आपसे पैसे ले रहा है, उसकी दुकान में बिजली के 45,000 मेगावाट यूनिट आ सकते हैं और वो 45,000 मेगावाट के पैसे ले रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा कि अभी जितना सौदा पड़ा है, वो एक्चुअली 48% था, वो भी नहीं कह रहा। जितनी इन लोगों ने बनाई, यानी कि असल में उन पे सामान कितना पड़ा था दुकान में, मिसाल के तौर पे उस वक्त हम कह रहे थे 65,000 का सामान पड़ा था, सौदा सलफ पड़ा था, चाय दाल पत्ती चीनी चावल पड़े थे, वो असल में वो था जितनी इन्होंने बिजली बना के दी हमें। लेकिन हमसे ये वसूल कर रहे हैं 45,000 मेगावाट का। इनकी जो कैपेसिटी है ना पाकिस्तानियों, ये उससे भी ऊपर जाके इन्होंने एग्रीमेंट किया। ये हमारे नेपरा, हमारे वापडा, हमारे अफसरान, हमारी हुकूमत, इनको बंदा पूछे कि उन आईपीपीज की कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो तो बना ही नहीं इतनी सकते 45,000 मेगावाट, तो इसका मुआहदा कैसे हो गया भाई? मतलब उस दुकानदार से भी आगे चले गए हैं भाई। ये उस दुकान की कैपेसिटी जो है वो थी मिसाल के तौर पे 1 लाख का सौदा, तो वो अब हमसे उससे भी आगे लगा गया, वो चला गया, वो हमसे कह रहा है जी 1,25,000 रुपये लूँगा। तो ये लोग हमसे अपनी कैपेसिटी से भी ऊपर जाके पैसे ले रहे हैं। ये लोग 45,000 मेगावाट भी नहीं बना सकते, ये पैसे उस कैपेसिटी के हिसाब से ले रहे हैं। फिर ये एक 5 साला जो पेमेंट थी ना, कहते हैं कि असल से 500 गुना ज़्यादा पेमेंट ली गई सिर्फ एक 5 साल में। तो अब तो आपको समझ आई है, इनको जो पेमेंट होती है ना वो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं होती। जैसे मैं गाड़ियाँ बना रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, मैंने 10 गाड़ियाँ बनाई हैं, मैं 10 गाड़ियों के पैसे नहीं लूँगा। मैं 1 महीने में अगर मेरी फैक्ट्री 50 गाड़ियाँ बना सकती है, तो मैं उस कंपनी को जो मेरे से गाड़ियाँ ख़रीद रही है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो अपने अफसरों के लिए, स्टाफ के लिए मेरे से गाड़ियाँ ख़रीदेगी, वो मेरे से वो 10 गाड़ियाँ लेगी तो मुझे 10 गाड़ियों के पैसे देगी। लेकिन मैं उनको जाके कहता हूँ कि जनाब मैं 1 महीने में 50 गाड़ियाँ बना सकता हूँ, गो कि मैंने आपको 10 गाड़ियाँ भिजवाई हैं जो आपके अफसर चला रहे हैं, लेकिन पेमेंट मैं लूँगा 50 की। तो वो मेरे मुंह पे उल्टे हाथ का थप्पड़ मार के, जीएम ये नहीं बोलेगा इसको बाहर फेंको, इसका दिमाग ख़राब है, इसको बोलो जब दिमाग ठीक हो या नशा उतर जाए तो आना। ये हो रहा है हमारे साथ। जो चीज़ हमने ली ही नहीं, क्या ये सारी टेक्निकल चीज़ें एक तरफ कर दें, आज आप सारी टेक्निकल चीज़ें एक तरफ कर दें। ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या इस्लाम, मैं सारे पाकिस्तान के उलमा से पूछता हूँ कि जो चीज़ हमने ली ही नहीं, क्या हमारा इस्लाम, हमारे नबी ने इसके ऊपर कोई इजाज़त दी है उसकी पेमेंट की, जो इस मुल्क में हो रही है, 1994 से हो रही है? और हमें बतौर पाकिस्तानी सब उलमा से पूछता हूँ
कि क्या हमें वो पैसे देने चाहिए जो ना मैंने लिए, ना मेरे बाप ने लिए, ना मेरे बच्चे लेंगे, और क्या हमारी हुकूमत को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उलमा से पूछता हूँ, प्लीज़ गाइड करें कि जो ज़्यादती हो रही है हुकूमत उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें हम आवाम को भी, हुकूमत को भी, हमारे इदारों को भी, हमारे नैब को भी, हमारे सारे इदारों को जो खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, मसरूफ़ हैं, वो हमारे हक़ के लिए इन ज़्यादतियों को क्यों नहीं देख रहे। उनको कुछ करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ बताइए। ये आईपीपीज़, जैसे पहले कहा, हम अगर ये कहें कि ये यहूदी हैं, इसराइल से आए हैं हमें लूटने, तो ऐसा नहीं है। ये कौन हैं? हमारे अपने, हमने देख लिए। और मज़ीद इंटरनेट पे लिखो पाकिस्तानियों, आज कोई चीज़ नहीं रह गई, ये मोबाइल आपके हाथों में है, निकालो कौन कौन है, एक एक कंपनी को खोदो, उसके अंदर डायरेक्टर कौन है, मालिक कौन है। ये हमारे अपनों के लिए है सारी इंजॉयमेंट, पैसों की अयाशी, और हम पाकिस्तानियों के लिए हैं बड़े बड़े बिल जो हमने, हमारी नस्लों ने देने हैं, जिसकी पेमेंट डॉलर में होगी, जिसके लिए आईपीपीज़ को सस्ते रेटों पे पेट्रोल या फर्नेस ऑयल या रॉ मटेरियल मिलता है, जिसको टैक्स में फेवर मिलती है, और हमारे बिलों पे बड़ा बड़ा टैक्स लगता है हुकूमत के लच्छन पूरे करने के लिए। आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक और रिपोर्ट में सुना है कि 2 आईपीपी प्लांट बंद हैं जिनको पेमेंट जा रही है। फिर पूछता हूँ हमारे मुल्क के तमाम बड़े उलमा हजरात से कि उनके बारे में क्या हुक्म है, प्लीज़ गाइड करें, जो बंद हैं और पैसे ले रहे हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं बिजली बनाने के लिए, थर्मल, कोल, सोलर, विंड, फलां फलां, लेकिन इन सब के पास जिन आईपीपीज़ के साथ सस्ते हैं, महंगे हैं, कुछ भी हैं, वो हमें लूट रहे हैं, चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, और इसी तरीके से पैसे ले रहे हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज़ हमें दे रहे हैं। क्या फौरी तौर पे हमारे मुल्क की हुकूमत, अगर वो इस मुल्क के साथ वफादार है, अगर वो इस मुल्क की आवाम के साथ वफादार है, तो उसका एक्शन लेना नहीं बनता। या हम जो बार बार सुनते हैं आर्टिकल 6, आर्टिकल 6, इस आवाम को आके बताएं कि वो आर्टिकल 6 उसकी गद्दारी क्या चीज़ है। आवाम के साथ, मुल्क के साथ इस तरह के हालात हो जाएं तो वो कोई गद्दारी नहीं है, वो कोई गलती नहीं है, वो क्या चीज़ है, दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। प्लीज़ कोई आके गाइड करे, ये एक्शन किसने लेना है ये भी बताए, कैसे लेना है ये भी बताए। अगर कुछ समझ में आया पाकिस्तानियों, तो अपने दोस्तों को खुद बताना, चाहे ये वीडियो ना शेयर करना। अल्लाह ही हाफिज़।